हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें जो है हम लोग को प्लेटो का कुछ परिचय को पढ़ना है, उसके बाद फिर प्लेटो के कुछ विशेषताएं हैं उसे भी जानना है, फिर उसके बाद इसकी आलोचना को पढ़ते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं एवं आलोचना। प्लेटो के जीवन परिचय और न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता और उसकी आलोचना को पढ़ते हैं। इसकी कई विशेषता है, जिसमें पहला है दार्शनिक शासक, दूसरा है उपयोगी निरंकुशता। दार्शनिक शासक में है कि प्लेटो का कहना है कि जो दार्शनिक जो शासक होंगे, जो राजा होना चाहिए उसे दार्शनिक होना चाहिए, और दार्शनिक राजा होने के लिए जो है बहुत सारी प्रक्रिया बताया गया है। उसे जो है 50 साल तक शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया को बताया है। कैसे कैसे जो है प्रारंभिक शिक्षा और फिर माध्यमिक शिक्षा, उसी प्रकार से जो है 50 साल तक जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे जो है दार्शनिक राजा बनाने की अनुमति देते हैं। अगला जो है उपयोगी निरंकुशता। जो भी चीज़ उपयोग की है उस पर जो है राजा को पूरी तरह से जो है निरंकुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है आदर्श राज्य के न्याय की स्थिति। इसमें कहा गया है कि प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है और न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखता है। प्लेटो का कथन है कि राज्य जो है समाज की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कुछ कर्तव्य सुझाता है। इन कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ पालन करना ही न्याय है। और प्लेटो के आदर्श राज्य की जो चौथी विशेषता है वो है नागरिकों के 3 वर्ग। नागरिकों के 3 वर्ग को बताया गया है आदर्श राज्य में, और ये जो है इसकी विशेषता है। आदर्श राज्य में नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये 3 वर्ग है दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग का काम भी जो है अलग अलग है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। जैसे कि दार्शनिक वर्ग का कार्य है राजनीति से संबंध रखना, राजनीति से संबंधित कार्य करना। सैनिक वर्ग का कार्य है राज्य की रक्षा और सुरक्षा करना। उत्पादक वर्ग का कार्य है उत्पादन करना, जिसे वह श्रमिक, कृषक और वर्गों में बांटा है। प्लेटो ने पहले 2 वर्ग शासक और सैनिक को उच्च वर्ग या विभावक वर्ग का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ता है विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत। यह भी विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की, विशेषीकृत राज्य का कार्य। प्लेटो के आदर्श राज्य में विशेषीकृत कार्य का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसी कार्य को करना चाहता है या करना पसंद करता है जिसे वह करने के लिए सबसे अधिक योग्य होता है। इसमें हर एक को हर कार्य करने का काम जो है नहीं सौंपा गया है। अगला जो पॉइंट है आदर्श राज्य की विशेषता का वो है शासन नियोजित शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा पर शासकों का नियंत्रण रहेगा। दार्शनिक शासक राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करेगा। शिक्षा द्वारा राज्य को सुनियोजित तथा नियंत्रित करेगा। अगला जो पॉइंट्स है विशेषता का कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध है।
प्लेटो के आदर्श राज्य में कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध होगा। कला और साहित्य पर भी राज्य का पर्याप्त नियंत्रण रहेगा। कोई भी ऐसा कार्य स्वीकार्य नहीं होगा जो अनैतिक होगा। केवल श्रेष्ठ और उद्देश्यपूर्ण कार्य को ही जो है प्रकाश में लाया जाएगा। अगला जो विशेषता है, अपनी साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में अपनी एक साम्यवादी व्यवस्था होगी। साम्यवादी व्यवस्था को पढ़ाया गया, हम पढ़ा दिए हैं, जिसमें कि क्या है साम्यवादी व्यवस्था। इसमें उच्च वर्ग और स्त्रियों के लिए साम्यवादी व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की ना तो अपनी कोई संपत्ति होगी और ना कोई अपना परिवार होगा। तभी अभिभावक या उच्च वर्ग अपने कर्तव्यों का सही तरीका से निष्पादन कर पाएगा। अगला जो पॉइंट है, नर नारियों का मताधिकार। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो महिला और पुरुष है, दोनों को समान मताधिकार दिया गया है। नारियां घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान भाग ले सकती है। अगला जो पॉइंट है वो सर्वाधिकारवादी राज्य है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रकृति सर्वाधिकारवादी है। यह व्यक्ति के सभी क्षेत्रों से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को समाज या राज्य के लिए हर बलिदान के लिए तैयार रखता है। तो ये है इसकी विशेषता। अब आइए हम प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना को जानते हैं। क्या क्या आलोचना किया गया है। पहली आलोचना है कि व्यक्ति स्वतंत्रता की अवहेलना। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है उसकी अवहेलना की गई है। इसमें नियंत्रण पर इतना बल दिया गया है कि व्यक्तियों का समुचित विकास संभव नहीं है। प्लेटो राज्य के लिए व्यक्ति को एक साधन मात्र मानकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है। दूसरी जो आलोचना है कि विशेषीकृत कार्य पद्धति अनुचित। जो विशेषीकृत कार्य पद्धति है उसमें व्यक्ति का एक ही पक्ष को विकसित किया गया है या विकसित हो पाता है और उसके बहुमुखी विकास की संभावनाएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट्स है वो है शासक वर्ग की निरंकुशता। प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और जो नियमों है उसका जो है पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को पूर्ण सत्ता सौंप दी जाती है और वे कानून के बंधन से भी परे रखा गया है। किसको? राजा को। व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा कितना ही वितरागी क्यों न बनाया जाए पर वे निरंकुश होने पर दोष रहित नहीं रह सकता है। तभी तो बर्गेस ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद कहा है। अगली जो आलोचना है वो है आवश्यक शासकीय तत्वों की उपेक्षा किया गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो आवश्यक शासकीय तत्व है उसकी उपेक्षा की गई है। इसमें कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों को दंड, न्यायालयों का प्रबंध आदि की व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता है, जिससे जो है उसकी जो शासकीय तत्व है उसकी उपेक्षा पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। इसमें उत्पादक वर्ग श्रमिकों और कृषकों की उपेक्षा की गई है। इनको निम्न वर्ग मानकर तथा इनका कार्य सुनिश्चित कर छोड़ दिया गया है। इनकी शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्लेटो ने तो उच्च वर्ग की शिक्षा की ही बात कही गई है और उसी को शासन का अधिकार भी सौंपता है। छठा जो पॉइंट है वो है दास प्रथा के ऊपर जो है मौन स्वीकृति। प्लेटो के समय में दास प्रथा प्रचलित थी पर प्लेटो ने उस विषय में कुछ नहीं कहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह दास प्रथा को अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करता है। अगली जो आलोचना है वो है अरस्तु द्वारा आलोचना। अरस्तु जो कि प्लेटो का शिष्य है, उन्होंने आलोचना किया है। उन्होंने कई पॉइंट्स के रूप में आलोचना किया है, जिसमें कि है अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना किया है। पहला है अनुचित साम्यवादी योजना, यानी प्लेटो ने संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की जो योजना प्रस्तुत की है वह मानवीयकृत प्रकृति के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है। फिर यह योजना शासकों के लिए ही बताई गई है, सभी के लिए नहीं, क्योंकि संपत्ति और परिवार के बारे में जो प्लेटो ने दिया है, अपना जो सिद्धांत दिया है कि
शासक का जो स्त्रियां होंगी वो पब्लिक होगा, संपत्ति भी पब्लिक होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो आलोचना किया है अरस्तु ने कि राज्य में पूर्ण एकता संभव नहीं है, जो कि प्लेटो ने राज्य में जिस पूर्ण एकता की बात कही है वह राज्य के लिए विनाशकारी है, क्योंकि राज्य की प्रकृति बहुलतापूर्ण होता है। अगला जो पॉइंट है, समाज का दो विरोधी वर्गों में विभाजन। प्लेटो की विचारधारा समाज को दो विरोधी वर्गों में विभाजित करके रख देता है। वह अपने आदर्श राज्य में कई नितांत बातों को जो है वर्गों को उपेक्षित करता है, जबकि यह वर्ग राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आइए अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उसमें अनेक कमियां हैं। इन कमियों के कारण प्लेटो को स्वप्न दशा कह दिया गया है। रिपब्लिक में वर्णित राज्य को कल्पना लोक का राज्य बता दिया गया है, परंतु प्लेटो अपने विचारों से राजनीतिक वेत्ताओं को मार्ग अवश्य दिखाता है। उसके द्वारा जो वर्णन किया गया है, राज्य भले ही पृथ्वी पर ना हो पर उसके आदर्श राज्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो उपयोगी है। फिर उसके जो विचार है मुख्यतः यूनान के संदर्भ में समझे जाने चाहिए, ना कि पूरे वर्ल्ड के बारे में। फिर उसके विचार, उसके जो समय में एथेंस की जो दशा थी उसके विषय में उसके विचार काफ़ी सही लगता है, क्योंकि एथेंस में जो उसमें का जो शासक था तो उस शासक के ऊपर जो है प्लेटो का विचार फिट बैठता है। बार्कर ने भी लिखा है कि रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल पहले से काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए हैं, अपितु यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार बर्ट्रैंड रसल ने भी लिखा है कि यदि वह राजनीतिक आदर्शवादी था तो इसके साथ ही वह वास्तविक राजनीतिज्ञ भी था। उसकी योजना अपने समय की दृष्टि से उतनी असंभव नहीं थी जितनी आज प्रतीत होता है। तो ये रहा प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता और उसकी आलोचना। धन्यवाद।